हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप आपको इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेक्चर्स में मज़ा आ रहा है और आपने पहले के लेक्चर्स देख लिए हैं क्योंकि ये लेक्चर उन्हीं के कॉन्टिन्यूएशन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब तक हम प्रपोजल और ऑफर के बारे में ये चीज़ें देख चुके हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफर, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस। अब मैं इन्हें यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आज के लेक्चर के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न अरेंज करने हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अरेंज करनी है तो वो कर लीजिए। आराम से टेक अ बैक सीट, आराम से बैठ जाइए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। ये टप्पू सेना याद है आपको? इनको इनके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया था फ़ोन देंगे, पर अब नहीं दे रहे ना। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि पेरेंट्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो उनको फ़ोन दें। ठीक है, एक बार जेठालाल को फिर से बुला लेते हैं अपनी स्टोरी में। ये जेठालाल, ये बबीता जी, इन्होंने इनको दो स्टेटमेंट्स कही थी। पहली, बबीता जी क्या आप मुझसे फ़ोन लेंगी 20,000 का? दूसरी, क्या आप मेरे साथ शाम को पिक्चर चलेंगी? और हमने कहा था जहाँ फ़ोन की बात हो रही है 20,000 की, अगर बबीता जी एक्सेप्ट करती हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आया तो दोनों लोग कोर्ट जा सकते हैं, लॉ में उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या थी, अगर वो पिक्चर जाने के लिए हाँ करती है, वो नहीं आती या कोई और डिस्प्यूट होता है तो दोनों ही इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे लास्ट टप्पू सेना वाली में भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसका रीज़न हमने क्या दिया था? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाले में एनफोर्सिएबिलिटी है, दूसरे वाले में एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है। अग्रीमेंट्स दोनों थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पहले वाला है। ये सब मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ये हमने बहुत डिटेल में अभी तक देख लिया है। अब जेठालाल बहुत स्मार्ट हो गया है, ठीक है। वो किसी आप जैसे सीए स्टूडेंट से मिला, आपने कहा एक अग्रीमेंट करवा लो, लिखवा लो कि वो आएंगी ही आएंगी। उसने कहा बबीता जी लिख लेते हैं कि आप आओगे। तो बबीता जी कहती है अच्छा ठीक है, मैं अपने किसी लॉयर से बात करती हूँ और मैं अग्रीमेंट बनवाती हूँ। बबीता जी भी बहुत स्मार्ट है, उन्होंने क्या किया, जेठालाल एंड बबीता हियर बाय अग्री टू गो फॉर अ मूवी। वो यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि वो एक पिक्चर देखने जाएंगे, और फिर छोटा लेटर्स में बारीक उसमें लिखा द अग्रीमेंट इज नॉट अ लीगल अग्रीमेंट, इट इज ओनली अ फ्रेंडली डिसीजन, द कोर्ट्स विल हैव नो रोल टू प्ले। बड़ा तो हो गया कि हम लोग पिक्चर देखने जाएंगे, और जैसे वो एड में आपको एक नीचे बिल्कुल छोटी सी लाइन आती है ना, डिस्क्लेमर, जो हम लोग कभी ना देखते हैं ना कभी पढ़ते हैं ना वो हमें चाहते हैं कि हम पढ़ें, वैसे ही बड़ी स्मार्टली डिस्क्लेमर हो गया, ये लीगल अग्रीमेंट नहीं है, फ्रेंडली डिसीजन है, दोनों दोस्त हैं, आपस में फैसला ले रहे हैं और कि हम लोग पिक्चर जाएंगे। अगर कुछ हुआ, मैं नहीं गई या कुछ और प्रॉब्लम हुई, कोर्ट्स इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी। ऑलराइट, कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कोई लीगल रिलेशनशिप होगा, जब पार्टीज चाहेंगी कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में बाइंड हो, उनका इंटेंशन होगा कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब जब तक लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देखो, जब दो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट करती हैं तो एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में तो आती है,
उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। सोशल लाइफ में आप अपने दोस्त के साथ कुछ डिसाइड करते हो, लेकिन उस समय आपका इंटेंशन नहीं होता कि उसमें कोई कानून का रोल हो। जैसे इस सिचुएशन में भी, मूवी देखने में भी कानून का कोई रोल हो, ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस बात को यही ख़त्म करते हैं। अपनी जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, एकदम आज बहुत सारी पिक्चरें दिखा दूंगी मैं आपको, उस पर चलते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या समझ में आता है। इन हसीन वादियों को देख रहे हैं, कितना सुंदर है ना। हम सब यहाँ जाना चाहते हैं, पर लॉकडाउन खत्म होगा तब देखेंगे। और हाँ, आप तो एग्जाम्स देंगे, उसके बाद देखेंगे। ये सिलोन की वादियाँ हैं। अब यहाँ पर ये हमारे फर्स्ट कैरेक्टर, ये जो लड़का है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है। सिलोन में ये गवर्नमेंट जॉब करता है। ये यहाँ पर लड़की है, एक लड़का है, एक लड़की है। वो उससे पूछता है, मुझसे शादी करोगी, जो भी है, मैं गाना नहीं गाऊंगी, आई एम अ वेरी बैड सिंगर। वो कहती है, क्यों करूं मैं आपसे शादी? वो कहता है, तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखूंगा ना मैं, कर लो ना शादी, प्लीज मैरी मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। लड़की उस पर विश्वास कर लेती है, ठीक है, सरकारी नौकरी में है, ध्यान भी रखेगा, अच्छी बात है, ओके, आई विल मैरी यू। दोनों की शादी हो गई। जिंदगी जैसी भी चलती है शादी के बाद, खुशहाल, हंसी खुशी, जैसी भी वो चल रही है। अब इनकी हुई छुट्टियां हुई, तो दोनों ने डिसाइड किया, चलो वेकेशन में इंग्लैंड जाते हैं, लंदन, बेबी लंदन। अब दोनों लंदन में हैं, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। इसी दौरान इन मैडम का एक्सीडेंट हो जाता है, ये बीमार हो जाती हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब उनको सिलोन से फोन आता है, सर बहुत हो गई आपकी छुट्टियां, वापस आ जाइए, यहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। वो कहता है, मुझे तो जाना पड़ेगा। वो कहती है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। कहता है, ओहो, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, और जब तक तुम यहाँ पर हो, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, मैं तुम्हें मंथली कुछ पैसे भिजवाया करूँगा। और ऐसा कह के दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये वापस अपने सिलोन में पहुँच जाते हैं। कुछ टाइम तक ये पैसे भेजते रहते हैं। फिर एक दिन इनके मन में आता है, अकेले हैं तो क्या गम है, वाइफ नहीं भी है तो क्या प्रॉब्लम है, और वो पैसे भेजना बंद कर देता है। अब वाइफ को आया गुस्सा, ऐसे कैसे, पैसे बोल के गया था भेजेगा और भेजने बंद कर दिए। तब तो बड़े दुनिया भर के वादे किए थे, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और आज ऐसे कैसे। वो पहुंच गई कोर्ट पहुंच के वो कहती है, मैं इसे सू करती हूँ क्योंकि इसने मुझे मंथली पेमेंट्स नहीं दी। प्रॉमिस किया था हर महीने पैसे भेजेगा, फिर कैसे मना कर दिया, ये तो गलत है जज साहब, कुछ करिए। अब आप सोचिए इसमें क्या होगा। वो जीतेगी, वो हारेगी, क्या होगा। हस्बैंड को मजबूर कर सकती है कोर्ट कुछ करने के लिए। जज साहब पूरी कहानी सुनते हैं बड़ी ध्यान से, जैसे आपने सुनी है। फिर वो ये कहते हैं, उसे अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पति है, पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड इज नॉट लायबल। यहाँ पर हस्बैंड इज नॉट लायबल कि वो करे ऐसा, मंथली उसको पेमेंट्स भेजे, क्योंकि जब ये बात हुई थी तो कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब उसने कहा था मैं पैसे भेजूंगा, उसने कहा था ओके फाइन। जब वो कह रहा था मैं पैसे भेजूंगा, तो वो ये नहीं कह रहा था कि अगर मैं ना भेजूं तो तुम मुझे कोर्ट में मिलना, या वो ये नहीं कह रही थी तुमने नहीं भेजा तो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। ऐसा कोई इंटेंशन इनका नहीं था, इसलिए ये लीगल रिलेशनशिप नहीं था। हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स के साथ बच्चों की जो बातचीत होती है, जनरली उनमें ऐसा कोई इंटेंशन होता भी नहीं है। अब ये आपका केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। वर्सेस क्यों? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टीज जो होती है उनके बीच में होता है वर्सेस। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब जो नीचे दिया हुआ है
1919 2KB 571, इसको केस की साइटेशन कहते हैं। साइटेशन मतलब जिस तरह से वो रिपोर्टेड होती है उसे साइटेशन कहते हैं। अगर किसी को ढूंढना हो तो यहाँ 1919 1919 ये ईयर है जजमेंट का। 2 वॉल्यूम है, किंग्स बेंच के जजमेंट है, इंग्लैंड की जजमेंट है। 571 पेज है, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि साइटेशन होती क्या है, कि ये जो नीचे दिया है ये साइटेशन है। ऊपर केस का टाइटल है। वर्सेस के दोनों साइड जो होती हैं वो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी वो होती है जो केस कोर्ट में लेके जाती है, सेकेंड पार्टी वो होती है जिसके अगेंस्ट केस आता है। तो पहला बाल्फर मतलब उनकी वाइफ, दूसरे बाल्फर मतलब वो हस्बैंड जो कोर्ट में गए। स्टोरी कैसी थी? सिलोन में लड़का है, एक लड़की है, शादी हुई, घूमने गए, वाइफ वापस नहीं आ पाई, उसने कहा पेमेंट करूंगा मंथली जब तक दूर रहेंगे। यहाँ पर आके किसी भी कारण से, वो तो मैंने एक स्टोरी में बना दिया था, वो पेमेंट नहीं कर पाया। अब दोनों कोर्ट में है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इन्हीं बातों को मैंने एक प्रॉपर वे में लिख दिया है यहाँ पे, जिससे आपको हेल्प रहे, आपके पास करेक्ट वर्ड्स हो जब आपको इन्हें आंसर में यूज करना हो। एक बार बहुत ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट्स, इस केस के जो फैक्ट्स हैं, इस स्टोरी की जो नरेशन थी वो। मिस्टर बेल्फर गवर्नमेंट जॉब में है सिलोन में, वो इंग्लैंड गए हैं अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों में। हेल्थ रीजंस की वजह से मिसेस बेल्फर वापस नहीं आ पा रही। वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि इतने पैसे मेंटेनेंस के तौर पे हर महीने भेजेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए केस हो जाता है। इशू मतलब मुद्दा क्या है, मुद्दे की बात करो ना। तो कोर्ट के सामने इशू क्या था? दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट होता तो मिस्टर बेल्फर को पैसे देने पड़ते। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आम जिंदगी की बात है, जैसे पेरेंट्स ने मोबाइल नहीं दिलवाया, मिस्टर बेल्फर ने भी पैसे नहीं दिए। जज ने कहा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। ओके, अब एक नेक्स्ट स्टोरी। ये कह रही है, हेलो, सब हेलो कहिए, हाय, आई एम मिसेस पैडविटन, आई लिव इन वॉशिंगटन एंड वर्क इन इंडियन एम्बेसी। इनका नाम है पैडविटन, ये वॉशिंगटन में रहती हैं और इंडियन एम्बेसी में काम करती हैं। ये कौन है? हेलो, आई एम मिसेस जॉन्स, मैं मिसेस जॉन्स हूँ और मैं इसकी माँ हूँ। पैडविटन की मदर है जॉन्स। अब मिसेस जॉन्स कितनी स्माइलिंग लेडी, अपनी बेटी को फोन लगाती हैं। पैडविटन, माय डॉटर, लीव योर जॉब, जस्ट स्टडी फॉर बार इन इंग्लैंड एंड बिकम अ बैरिस्टर। हर माँ बाप की तरह इस माँ का भी सपना है उसकी बेटी कुछ बड़ा करे, जज बने, पढ़ाई करे और जज बन जाए। वो फोन करके कहती है, मेरी प्यारी बिटिया, तू क्यों जॉब में पड़ी है, आजा पढ़ाई कर और जज बन जा। पैडविटन बोलती है, अब जैसे हर बच्चा आर्ग्यू करता है थोड़ा बहुत, मम्मी मेरी जॉब है यहाँ पे, कैसे आ जाऊं, बेटा भी तो है मेरा। पैडविटन इज अ डाइवोर्सी वुमेन विद अ सन, उनका तलाक हो चुका है, अपने बेटे के साथ वॉशिंगटन में रहती है। अब जॉब के बिना मैं कैसे मैनेज करूंगी, कैसे आ जाऊं, आपने तो कह दिया आ जाओ, आप बताओ मैं कैसे आ जाऊं। माँ तो माँ होती है, माँ कहती है, बेटा आई विल गिव यू मंथली अलाउंसेस, मैं दूंगी ना तुझे पॉकेट मनी, चिंता क्यों करती है, तू बस आ जा। ओके मॉम, आई एम कमिंग। ठीक है, माँ ने बुलाया और वो चल दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, वो आई वॉशिंगटन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। माँ को और प्यार आया बेटी पे, बेटी पढ़ाई कर रही है। माँ ने बड़ा सा घर खरीदा। माँ ने बेटी से कहा, बेटा तू इस घर में रह आराम से, बहुत बड़ा सा घर है, तू एक हिस्से में रह, बाकी को किराए पे दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, उससे जो पैसे आएंगे तेरा खर्चा भी बढ़िया निकल जाएगा। ये थैंक्स मॉम, कितनी अच्छी हो आप। बड़ी खुशी खुशी से खुशहाल जिंदगी चल रही है। उसने पढ़ाई शुरू कर दी है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है, लेकिन फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वो बोलती है,
मुझे पढ़ाई छोड़नी है मम्मी, मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे और नहीं पढ़ा जाएगा, लॉ कितना बोरिंग है, लॉ कितना बोरिंग है। 1 सेकेंड, क्या बोला इसने? लॉ कितना बोरिंग है। सच में इसने हमारी स्टोरीज नहीं सुनी थी ना, मे बी इसको कोई ऐसे कहानियां सुनाने वाला नहीं मिला था। चलो जो भी है, बेचारी उसकी मम्मी बोलती है फाइन, तू नहीं पढ़ेगी, चल निकल मेरे घर से, निकल। ये क्या, हम लोग तो रोज बोलते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पेरेंट्स तो नहीं निकाल रहे हमें घर से। ओ माय गॉड, अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे घर से निकालना शुरू कर दिया तो पता नहीं हम लोग कितने लोग बेघर हो जाएंगे। पर ये इसकी मम्मी की, मिसेस जॉन्स की स्माइल पे नहीं जाना, ये हंस जरूर रही है, गुस्से वाली एकदम। बेटी ने पढ़ाई के लिए मना किया, तू निकल घर से बाहर, तू पढ़ रही थी इसलिए मैं तुझे सपोर्ट कर रही थी, अब तू सोच रही है पढ़ाई भी ना करूं तो तू मेरे घर में नहीं रह सकती। बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉम है, ठीक है, इतनी स्ट्रिक्ट है कि कोर्ट में ले गई बेटी को, इसको घर से निकालो, निकल नहीं रही है मेरे घर से। आई नो, पता नहीं इतनी स्ट्रिक्ट कैसे है। सोचो हमारे साथ ऐसा हो तो, ये पढ़ती नहीं है, इसे घर से निकालो। पर जज साहब, मेरी मम्मी ने तो मुझे कहा था मैं पढ़ाई करूंगी, वो मुझे सपोर्ट करेंगी, अब सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? ये तो गलत बात है। मम्मी का फर्ज बनता है कि वो मुझे सपोर्ट करे। हम इंडियन चिल्ड्रन की तो मेंटालिटी है ना, नहीं मम्मी पापा का तो फर्ज बनता है कि वो मुझे सपोर्ट करे, मैं जो करूं वो करते रहे, हम करें ना करें। अब जज ने कहा, लेकिन जब आपकी मम्मी ने आपको कहा कि वो जब तक आप पढ़ाई करोगे आपको पैसे देंगी, तो उस समय ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था। माँ ने बेटी से कहा वो सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप नहीं था। कब तक बेटी को मेंटेन करेंगी कुछ पता नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। इसलिए मिसेस पैडविटन प्लीज ये घर छोड़ दीजिए। समझ में आया? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था, माँ बेटी के बीच में, इसलिए वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसलिए मिसेस जॉन्स उसको उस घर से निकाल सकी और उसे उस घर से निकलना पड़ा। इस केस का नाम है जॉन्स वर्सेस पैडविटन। फिर से नीचे साइटेशन दी हुई है। जॉन्स मम्मी लेके गई थी, घर से निकालो। पैडविटन बेटी जिसको घर से निकालना था। अब वैसे ही इसके फैक्ट्स, अब मदर डॉटर कम्स टू एन अग्रीमेंट कि मदर उसे मेंटेन करेंगी जब तक वो पढ़ाई करेगी। बेटी ने पढ़ाई शुरू कर दी, मम्मी ने घर खरीदा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ, मम्मी ने कहा घर से निकलो। जज ने कहा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। माँ और बेटी के बीच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको सॉरी घर से निकलना पड़ेगा। ये ठीक हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जो आपको बात समझनी है वो ये है कि लीगल रिलेशनशिप के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। देखिए, इन क्लोज रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं? हस्बैंड वाइफ, मदर डॉटर, फादर सन, फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, कुछ भी जिन्हें हम करीबी रिश्ते कहते हैं, घर परिवार, उसमें जनरली, इस वर्ड को मैंने एम्फेसाइज किया है, जनरली हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें। मम्मी ने कहा बेटा आज मैं तेरी पसंद के राजमा चावल बनाऊंगी, आप गए घर, मिली आपको खिचड़ी। जब उन्होंने ये कहा तो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था? कहाँ होता है, जनरली होता ही नहीं है। तेरे अच्छे नंबर आए, मैं तुझे फोन दिलवाऊंगी, अब मेरा मूड नहीं है, नहीं दिलवा रही, चल साथ में शाम को पिक्चर देखने चलते हैं। क्या लीगली सोच रहे थे हम लोग कि कानून इसमें क्या करेगा, शाम को डिनर करेंगे? कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। हेंस सेकेंड लाइन, हेंस इसलिए दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिलेशनशिप एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जब तक उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, कानून कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी इंटेंशन नहीं होगी कि हम कानून को पिक्चर में लाएं, लॉ को पिक्चर में लाएं, उसको एनफोर्स करवाएं, तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जनरली हमारी आम जिंदगी में
हमारे करीबी रिश्तों में, घर परिवार में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हर घर की कहानी घर घर की है ये, कि वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां बट आ जाए वो समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ दे एंटर इनटू अग्रीमेंट, देखो बट क्यों है, उनके बीच में, घर परिवार के करीबी रिश्तों के बीच में लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या इसका मतलब है कभी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हो ही नहीं सकता? क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता? क्या बाप और बेटा मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते? क्या माँ बेटी मिलके, भाई बहन मिलके ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर सकते? क्या लगता है आपको? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इफ दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद एन इंटेंशन, ये बहुत जरूरी है। इंटेंशन, मेरी नीयत होनी चाहिए, उनकी नीयत होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट बना तो पार्टीज बाउंड हो जाएंगी। अगर बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में अग्रीमेंट होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता और पार्टीज बाउंड हो जाती। अच्छा, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर से मुझे एक बात याद आई। उसमें हस्बैंड ने कहा वाइफ को मेंटेन करूंगा, पैसे दूंगा, अब नहीं कर रहा है। यहाँ जो जजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। देखो समझो, बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे एक्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे बहुत सारे कानून हैं और हर कानून अपने स्फेयर में वर्क करता है। जब बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर की मैंने बात की थी, जहां पर वो हस्बैंड सिलोन वापस जाके पैसे नहीं देता, तो वो जो जजमेंट था वो सिर्फ इस पॉइंट पे था कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ के मन में आया हो, क्या इसका मतलब हस्बैंड वाइफ को ना मेंटेन करे तो चलेगा? हमने तो सुना है कि मेंटेनेंस के केस होते हैं, वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है या वाइसे वर्सा या कुछ और, ऐसा कुछ होता है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं और लॉज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। दूसरे कानूनों में क्या लिखा है, उससे डिसीजन क्या आएगा, उसमें रेमेडी क्या है, क्या क्या हो सकता है, वाइफ क्या कर सकती है, वो एक अलग पॉइंट है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको जानना नहीं है। ऑलराइट, जब भी लॉ पढ़ें तो समझे कि आप किस लॉ में गवर्न हो रहे हैं, किस लॉ के अंदर वो जजमेंट को पढ़ रहे हैं, उसमें कौन से कानून को डिस्कस किया जा रहा है। अब क्या पढ़ लिया हमने? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में लीगल इंटेंशन नहीं था हस्बैंड वाइफ के बीच में। पेडविटन वाले केस में मदर डॉटर के बीच में लीगल इंटेंशन नहीं था। लेकिन अगर लीगल इंटेंशन हो तो ऐसे रिलेशंस में भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देखिए कैसे, ये एक हस्बैंड वाइफ है और ये जो पीछे बहुत खूबसूरत सा आपको घर दिख रहा है वो उनका है। वो दोनों इसके जॉइंट ओनर्स हैं, दोनों इसके जॉइंट ओनर्स हैं और ये हाउस मॉर्टगेज हो जाता है। अब क्या होता है? अब ये जो एक और सुंदर सा घर देख रहे हैं, इस घर में ये महाशय, ये मिस्टर एक दूसरी लेडी के साथ रह रहे हैं, मतलब वो उनसे अलग होके अब इनके साथ रह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब वाइफ बोलती है आप इस अग्रीमेंट पे साइन करो। अग्रीमेंट क्या है? वो कहता है माई वाइफ विल पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग मतलब जो बचा हुआ है। घर गिरवी है ना, घर मॉर्टगेज पे है तो उसकी कुछ किस्तें चुकानी है, उसके कुछ पैसे देने हैं जो बचे हुए हैं। अब मैं तो आउट हूं, मैं तो चला गया, अब मेरी वाइफ इसके पैसे देगी। उसके बदले में वाइफ क्या करेगी? पैसे देगी। उसके बदले में ये सोल ओनरशिप मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। दोनों जॉइंट ओनर्स है ना। अब क्योंकि बचे हुए पैसे वो देगी तो मैं उनको, अपनी वाइफ को ये हाउस ट्रांसफर कर दूंगा। ये तो दोनों ने लिख दिया और हस्बैंड ने उस पर साइन कर दिए। लेकिन वो जो दूसरी लेडी थी उसने कहा अरे मैं लॉ कर रही हूँ, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट की क्लास अटेंड की है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, क्यों वो घर अपने हाथ से जाना देना चाहते हो?
थोड़ा दिमाग लगाओ, वो घर भी हमारा हो सकता है। ऐसे ऐसे उसने बोला। तो उसने बोला लेकिन मैं तो लिख के आ गया। अरे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैं केस भी बता दूंगी तुम्हें, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। उसको बोलो फोन करके, सुनो ऐसा है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, मैं नहीं दे रहा घर, ओके। अब वाइफ, उसकी ओरिजिनल वाइफ बहुत स्मार्ट, वो गई कोर्ट में। अब कोर्ट में जाके भी ये भाई साहब बोल रहे हैं योर लॉर्डशिप बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, मैंने पढ़ा है, मेरी जो अब सेकंड वाइफ है उसने बोला है। जज ने कहा तू चुप हो जा, अब मैं तुझे जो लॉ पढ़ा रहा हूं तू वो पढ़। देयर वॉज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तेरे केस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में नहीं था। उसको यहां कोर्ट मत कर, तेरी कहानी उसकी कहानी अलग अलग है, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और तू इससे बाउंड है, ओके। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर अलग था, तेरा केस अलग है, यहां इंटेंशन है, वहां इंटेंशन नहीं था। किस चीज का इंटेंशन, किस चीज का इंटेंशन, इंटेंशन है इंटेंशन नहीं है, किसका, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, लीगल कानूनी एक रिलेशनशिप क्रिएट करने का। हस्बैंड वाइफ का तो दोनों में था, वो भी हस्बैंड वाइफ, ये भी हस्बैंड वाइफ, लेकिन वो नहीं चाहते थे, उन्होंने नहीं सोचा था कि पेमेंट अगर फेल हुआ या कुछ हुआ तो कोर्ट बीच में आए। ये यहाँ पर जब वो उसने लिखा आई अग्री, मैं ये आज कहता हूँ अब से ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी की हुई, उस पर बड़े बड़े अपने सिग्नेचर करके चला जाता है, तब वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन है। वाइफ बहुत स्मार्ट है, यहाँ पर उसने उस नोट को प्रॉपरली ड्राफ्ट किया, उस पे उसके साइन लिए, हो गया। समझ में आया दोनों केस में डिफरेंस। इस केस का नाम भी देख लो, मेरिट वर्सेस मेरिट, जैसे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर था, हस्बैंड वाइफ सेम नेम, इसके भी फैक्ट्स ऐसे ही हैं। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था क्योंकि इंटेंशन था। समझ में नहीं आ रहा जितने हस्बैंड धोखा क्यों दे रहे हैं अपनी वाइफ्स को। एनीवे, हाँ, तो इनसे एक सीख ले लेना, जब भी कुछ अग्री करो, डिसाइड करो तो प्रॉपरली करो, सोच समझ के करो क्या करना है। अब आपने दोनों केस देख लिए हैं, अपनी लाइफ में भगवान ना करे जरूरत पड़े पर थोड़ा सा ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। ऑल राइट, ओके, बिफोर आई कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर जो हमने देखा है कि आज हमने देखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा तब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब हम पढ़ रहे थे, फिर से रिपीट करती हूँ, हम पढ़ रहे थे ऑफर में एक आदमी की इच्छा होती है, वो दूसरे से उसकी मर्जी मांगता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। जब वो ऐसा ऑफर दे रहा होता है तो उसका इंटेंशन कैसा है, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है या नहीं है, वो डिटरमाइन करता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इंटेंशन कैसे जज होगा, फैक्ट्स देखते हुए, सर्कमस्टांसेस देखते हुए आप जज देखेंगे, कोर्ट देखेगी कि वहाँ पर इंटेंशन कैसा था और कैसा नहीं था। जैसे हमने आज 3 केस पढ़े, पहला बेल्फोर में इंटेंशन नहीं था, पैडविटन उसमें भी मदर डॉटर के बीच में नहीं था, लेकिन मेरिट इसमें था, इसमें साफ साफ उसने लिखा था, लिख के साइन किया था। क्या मतलब है इसका, वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा था। और ऊपर से देखिए ना, दोनों अलग हो चुके हैं, क्या कॉमन सेंस है, अगर दोनों अलग हो चुके हैं तो उसके बाद वो क्यों कहेगा मैं तुझे दे दूंगा घर, वो कहेगी हाँ मैं ले लूंगी घर। एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन था। अब आप ये सारे केस के नाम याद रखें ना रखें, इनकी स्टोरीज आपको एक बार समझ में आ गई है तो आपको याद हो ही गई होंगी। उसकी रेशो को समझो, रेशो मतलब वो जजमेंट क्यों आया, उसके पीछे के लॉजिक को समझो। उससे आपको आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिचुएशंस पे क्वेश्चन आते हैं, उनको डिसाइड करने में हेल्प होगी। वो इन्हीं केस लॉ से इंस्पायर होते हैं। ऑलराइट,
ये तीनों ही केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलफोर्ड वर्सेस बैलफोर्ड तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का लैंडमार्क जजमेंट है, मोस्ट सेलिब्रेटेड जजमेंट है। ऑलराइट, मुझे पता है हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, इसे हम और स्लोली धीरे धीरे बड़े प्यार से और कर सकते थे, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है। फिर भी मेरी कोशिश है कि जितना इसे सिंप्लीफाई करके स्टोरीज में आपको बता सकूं उतना बताऊं, जिससे आपको एक बार देखने के बाद दोबारा इन चीज़ों को देखना ना पड़े। याद करने की कोशिश मत करना इन केस के नाम वगैरह वगैरह। एक बार और इस वीडियो को देख लेना, अगर टाइम मिले तो, समझ ना आए तो इन स्टोरीज को याद रखने की कोशिश करना, उसके पीछे के लॉजिक और कॉमन सेंस को याद रखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एंड दैट वुड बी ऑल। आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको लगता है बैलफोर्ड वर्सेस बैलफोर्ड अप्लाई हो रहा है, लेकिन आप उस समय केस का नाम भूल जाते हो, ठीक है, अब आपको वहां पे दिया हुआ है हस्बैंड है, वाइफ है, मेंटेन नहीं कर रहा है, क्या होगा? तो आपको वो स्टोरी याद है ना, बस लिख दीजिए इन केस ABC ऐसा ऐसा था, और उसके बाद उसमें ऐसी ऐसी जजमेंट आई थी, ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए ये होता है। इट इज ओके। अपने आप को स्ट्रेस मत दो, अब टाइम कम है, आप बात को सिर्फ समझो, उसके पीछे के लॉजिक के समझो, और एक बार इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, फिर रिवाइज करेंगे, फिर बार बार देखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल का क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ दिया था, आई होप आपने ये लेक्चर देखने से पहले उसको अटेम्प्ट कर लिया है। अब आज देखते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन था, 2 सिचुएशन थी, पहले में ऑप्शन कैंसिल कर देता है वो, सेकंड में हाईएस्ट बिड को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। बिड समझ रहे हैं आप, ऑप्शन में जाके बोली लगाते हैं, उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हाईएस्ट बोली को भी। सबसे पहले तो क्योंकि ये ऑप्शन है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो समझ में तो मुझे आ गया है कि हमें करना क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है तो वो ऑफर होता ही नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्लिक कर गया। अब लेकिन लिखूं कैसे इसको? तो जैसे लास्ट टाइम किया था, पहले तो जो समझ में आया है उसकी जिस्ट है ना, जिस्ट मतलब जो उसका एकदम निचोड़ के जो रस निकलता है किसी फूड का, वो जो जूस है, वो जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको पहले लिख दो। पहले बताओ ऑफर क्या होता है, फिर बताओ इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, फिर बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपके नंबर तो यहीं पे पक्के हो गए, ठीक है, आपका काम तो यहीं पे हो गया। तो सबसे पहले ये एक मॉडल आंसर है, इस पे आप अपने आंसर को बेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि यही आंसर सही है। ऑलराइट, इससे आप सिर्फ एक देख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, एक आइडिया कैसे प्रेजेंट करने का हो सकता है। फॉर अ वैलिड, मैंने फिर से बुलेट्स यूज किए हैं जिससे कम से कम और इजीएस्ट वे में अपनी बात कह सकूं। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो बनाना तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, एक बनाना एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। ये कही मैंने पहली बात। दूसरी मैंने कही अग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। देयरफॉर ये थर्ड लाइन में आ गई कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब मैं बता रही हूं ऑफर क्या होता है, फिर मैंने बताया इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। ये ITO इनविटेशन टू ऑफर कर दिया मैंने एक बार। एन ऑफर इज अ स्टेटमेंट, ऑफर एक स्टेटमेंट है बाय वन पार्टी, जो एक पार्टी देती है, टू बिकम बाउंड बाय इट, टू बिकम बाउंड बाय इट इफ एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। क्या होता है ऑफर? क्या आप मुझसे ये घर खरीदेंगे 2 करोड़ का? जब मैंने ये कहा तो जैसे ही आप कहेंगे हाँ मैं चाहती हूं कि मैं उसे बाउंड हो जाऊं, मैं आपको वो घर बेचूं 2 करोड़ का और आप वो घर खरीदे 2 करोड़ का, ये होता है ऑफर। ये यहीं पे यही लिखा है कि जैसे वो स्टेटमेंट हो, अगर वो एग्जाम्पल एक्सेप्ट करे तो मैं उससे बाउंड हो जाऊं। बहुत क्लियर टर्म्स में कही जाती है ये बात। मैंने ऐसा कहा, आप हामी भरेंगे, वो हो जाएगा।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है मतलब मेरे से शादी कर रहे हो गई शादी। दैट वे, सिंपल स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब शब्दों में कोई हेर फेर, अदला बदली, कंफ्यूजन नहीं है। साफ साफ बात कही, साफ टिकाऊ, एकदम टू द पॉइंट बात। ये ऐसा करोगे, आप हाँ दोगे तो ऐसा होगा। ये तो होता है ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? वहां भी एक स्टेटमेंट होती है, वहां भी एक स्टेटमेंट होती है जो एक पार्टी देती है, लेकिन वो इनवाइट करती है, इनवाइट करती है दूसरी पार्टी को कि आप नेगोशिएट कर लो मेरे साथ टर्म्स। बम्पर हॉल पेन आपको याद है, या कोई और केस जहां पे उसने पूछा पैसे कितने, लोएस्ट प्राइस तो इतना है, लोएस्ट प्राइस तो इतना है मतलब इतने में नहीं बेच रहा हूं, अब तू आ और तू बता कितने में लेगा, फिर मैं देखूंगा मुझे तुझे देना है नहीं देना। ऐसी कुछ जो सिचुएशंस होती है, टर्म्स को नेगोशिएट करें, आपस में नेगोशिएशन हो, नहीं इतने में, नहीं उतने में। साड़ी वाले की दुकान पे जाके देखा है कैसे औरतें बोलती है, नहीं भैया थोड़ा सा कम कर दो ना, नहीं 100 रुपये, अरे देखो मैं आपकी पहली बार आई हूँ, आप चाहते हो ना दोबारा हूँ, थोड़े से पैसे कम कर दो, अरे बहन जी इतने में तो पड़ता ही नहीं खाता, इतने मैं घर से लगा रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं घर से दे रहा हूँ। फिर स्मार्ट लड़की होती है वो कहेगी क्यों घर से क्यों दे रहे हो, मैं क्या लगती हूँ आपकी? अरे नहीं मैडम वो नहीं, मतलब मैं तो चाहता हूँ आप बार बार आओ, मेरे को बिल्कुल पड़ता ही नहीं खाता, एकदम मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, वगैरह 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 वगैरह। वो जो बार्गेनिंग हम करते हैं ना, वो क्या है? नेगोशिएशन है। जब ऐसी नेगोशिएशन आप चाहो किसी भी टर्म्स पे, पैसे के और किसी टर्म्स पे, तो वो आप ऑफर इनवाइट कर रहे हो। वैसे ही आप चाहो कि सामने वाला आपको ऑफर दे, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। हमने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर बताया ऑफर क्या होता है, फिर बताया इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। उसके बाद अब दोनों में डिफरेंस। इन केस ऑफ एन ऑफर द इंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशन, क्या इंटेंशन होता है? टू बिकम बाउंड, जो उसने कहा उससे बाउंड हो जाए, उसे बंध जाए, उसे वो मानना पड़े अगर दूसरी पार्टी हाँ कर दे। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में इंटेंशन होता है क्या? ये वो तो चाहता है कि आप नेगोशिएट करो, आप ऑफर दो, फिर वो डिसाइड करे। टेंडर निकाला, आपने टेंडर भर के भेजा, तो जब एक्सेप्ट होगा वो सारे टेंडर्स खोले जाएंगे, देखा जाएगा अच्छा बेस्ट डील कौन किससे साथ होगी हमारी, फिर वो एक्सेप्ट होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वैसे ही ऑक्शन में, ऑक्शन क्यों किया? एक इंसान साथ बात नहीं करी, ऑक्शन कर दिया, सब लोग आए, सबने अपने ऑफर दिए, सबने अपनी बिड्स दी, जो पसंद आई उस पे हामी भरी ऑक्शनर ने, जिसने ऑक्शन किया था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इनविटेशन टू ऑफर में उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो जो अपनी स्टेटमेंट कह रहा है उसे बाइंड हो जाए, बल्कि वो वेट करता है दूसरी पार्टी ऑफर दे, फिर वो लिबर्टी पे हो वो कब एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है केस लॉ, जो हमने लास्ट टाइम किया था, हार्वी वर्सेस वेसी, लैंडमार्क जजमेंट मैंने बार बार बताया था, आपको याद रहता है, वेल एंड गुड, आप इसका नाम लिख दीजिए, लिख के अंडरलाइन भी कर दीजिए। अब याद रहा है, लिखा है तो अंडरलाइन करो ना, इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं याद रहता है, इट इज ओके, आप सिर्फ यही लिख दो, कहानी तो याद होगी। मियर स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लोएस्ट प्राइस के बारे में हो, वो ऑफर नहीं होती, वो इनविटेशन टू ऑफर होती है। उसके बाद और एग्जांपल्स देखो, आते हैं और एग्जांपल्स कितने सारे करे हमने। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन सेल्स, टेंडर इनवाइट करना, जो शोरूम में गुड्स डिस्प्ले, शॉप विंडो में गुड्स डिस्प्ले होती हैं, याद आ रहा है वो मेडिकल स्टोर वाला केस। कैटलॉग्स भेजना, बुक्स की कैटलॉग, एक डीलर है उसने बुक्स की कैटलॉग आपके पास भेजी, तो कैटलॉग भेज के क्या वो बाइंड हो रहा है? कैटलॉग का मतलब ही क्या होता है? आप उस कैटलॉग को देखेंगे, उसमें से देखेंगे अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट की इतनी अच्छी बुक है, इसको लो, ये कंपनी लॉ की इतनी अच्छी बुक है, इसको लो, फिर आप उसको कहोगे मुझे ये बुक्स पसंद है, ये आपने जो प्राइस कोट किया था आप इस पे मुझे दे दो, आप उसको ऑफर करोगे, फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। यही होता है ना, तो वो भी एक इनविटेशन टू ऑफर का एग्जाम्पल है। अब हमने अपनी बात क्लियर कर दी, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है।
अब दो सिचुएशंस थी, दोनों सिचुएशंस को डिसाइड कर दो, जजमेंट दे दो, यही तो मांगा था उसने आपसे। पहली सिचुएशन के एक ब्रीफली फैक्ट्स लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसे ऐसे उसने ऑक्शन किया, वो चल के आया, ऑक्शन कैंसिल हो गया। इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या है जो डिसाइड करना है कोर्ट को, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अगर होगा तभी तो बाउंड होंगे ना दोनों, तभी तो वो लाइबल बनेगा ऑक्शनल। जजमेंट, एडवर्टाइजमेंट टू ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, अभी तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई नहीं है, तो वो उसको कैंसिल कर सकता है, इसलिए वो लाइबल नहीं है। दूसरी सिचुएशन में क्या था, वो वहां पहुंचा, ऑक्शन हो रहा था, उसने हाईएस्ट बिड लगाई, उसने सबसे ऊंची बोली लगाई, उसने मानने से मना कर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर से क्वेश्चन क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। फिर से वही ऑक्शन इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू ऑफर है, तो ऑफर कब होगा, जब जब एक एक बिड लगाई जा रही है तो वो हर आदमी जो बिड लगा रहा है वो ऑफर दे रहा है। एक्स ने कहा 100, वाई ने कहा 200, जेड ने कहा 300, वो सबने अपना अपना ऑफर दिया। ऑक्शनर डिसाइड करेगा कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करे, जब वो किसी की बिड एक्सेप्ट करेगा तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले कुछ नहीं। तो यहां पर हाईएस्ट बिड उसने लगाई लेकिन ऑक्शनर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, ये हैरिस वर्सेस निकलसन जो है वो पहली सिचुएशन जो थी ऑक्शन सेल को कैंसिल कर दिया, उसका एक केस है जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया था। उसकी जो फर्स्ट सिचुएशन है वो इस केस से इंस्पायर्ड थी। ऑलराइट, अब उसके बाद आज की आपकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, अ हस्बैंड अग्रीड टू पे हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज अब्रॉड। Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Decide as per the Indian Contract Act whether the suit by wife is maintainable. Suit is maintainable. पहले तो सूट क्या होता है, जो वाइफ कोर्ट में केस लेके जा रही है उसे सूट कहा जाता है। यहाँ इस सिचुएशन में मेंटेनेबल है कि नहीं, मतलब कोर्ट उसमें कुछ कर सकती है या नहीं, ये आपको जो आज मैंने पढ़ाया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। मेंटेनेंस क्योंकि और भी लॉज में गवर्न होती है हस्बैंड वाइफ की, इसलिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताइए कि ऐसे केस में कोर्ट कुछ कर पाएगी। कोर्ट कब कर पाएगी, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं आप डिसाइड करिए। ये इस पूरे लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ भी गया होगा कि किस केस से इंस्पायर्ड है। इसका आंसर लिखने की कोशिश करिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। द रीजन फॉर गोइंग फास्ट इज ओनली दैट कि हमारे ऊपर टाइम कंस्ट्रेंट है। अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता तो और धीरे धीरे एक एक सेक्शन को आराम आराम से डिस्कस करते, लेकिन फिर भी आई होप ये समझ में आ रहा है। कुछ भी याद नहीं करना है, बार बार इस कहानियों को देखेंगे, बार बार लेक्चर्स आगे आगे आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और होपफुली हम इसको रिवाइज भी करेंगे तो सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑन दिस नोट आई विल एंड द लेक्चर विद जस्ट वन थॉट, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। थक गए हो तब मत रुको, स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, तब रुको जब कंप्लीट हो गए हो, जब काम हो गया है, जब आप अपनी फिनिश लाइन पे पहुंच गए हो। एक रेस में एक रनर थक तो बहुत पहले जाता है, लेकिन रुकता तभी है जब वो उस रिबन को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। आपकी फिनिश लाइन है नवंबर के एग्जाम्स राइट करना, अच्छे से लिखना, वो जब हो जाए अब तभी रुकना। थोड़ा सा रोज हिम्मत करके करो, ऑल विल बी गुड। Thank you. Have a good day. Keep learning. Keep growing. Bye-bye.